नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीज फायर पर सस्पेंस और ट्रंप के पश्चिम एशिया में सेना के बने रहने वाले बयान से बाजार में ऊपरी स्तरों से भारी दबाव। निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा गिरकर 23,800 के नीचे आया। बैंक निफ्टी भी 550 पॉइंट कमजोर। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप कर रहे हैं आउट परफॉर्म, लेकिन वहां पर भी गिरावट बढ़ी। इंडिया विक्स में हल्की बढ़त। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। बैंक ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटीज की बुलिश रिपोर्ट से चढ़ा बजाज ऑटो, वहीं स्पॉटलाइट एचएल भागा। उधर मजबूत चार्ट से एंजल वन में भी खरीदारी कायम। एंथ्रोपिक की ओर से नया मॉडल लॉन्च करने से आईटी शुरू में आज सबसे ज़्यादा गिरावट, करीब 1.5% फिसला इंडेक्स। आईटी में 2% से ज़्यादा फिसले इन्फोसिस, एलटीआईएम और परसिस्टेंट। आईटी के अलावा दूसरे और भी एनबीएफसीज में आईटी के अलावा रियल्टी, एनबीएफसीज और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी दबाव कायम। रियल्टी में करीब 2% ज्यादा का नुकसान। डीएलएफ दिन के सबसे नीचे स्तरों पर गुजर प्रॉपर्टीज और एनबीसीसी, वहीं डिफेंस, मेटल और फार्मा में हल्की खरीदारी कायम। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ेंगे और 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ मानस जायसवाल और अमित सेठ पिछले शो से बने हुए हैं। सहितानंद उतेकर और विकास सालुंके भी अपने टॉप ट्रेड्स बताएंगे। फिर मार्केट आउटलुक पर एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल से एक चर्चा करेंगे। साथ ही टेक्निकल पर बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान से। बॉश इंडिया की डील और ब्रोकरेज रिपोर्ट के बारे में विवेक से जानेंगे, आज इस स्टॉक पर जो रिएक्शन आया उस पर। लेकिन इससे पहले एक नज़र मार्केट पर। हम डेलो पर हैं अब और 23,760 पर इस समय निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी में भी करीब 600 पॉइंट की गिरावट है। सेंसेक्स करीब 900 पॉइंट नीचे है और अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो अब करीब 1:2 का है। प्रेशर कहाँ से आ रहा है मार्केट के ऊपर सबसे ज़्यादा? सबसे पहले तो कुछ उन स्टॉक्स को देख लेते हैं। इन्फोसिस 2.5% नीचे है इस समय। ये देखिए इन्फोसिस का स्टॉक ये करीब 2.5% नीचे। इसके अलावा अगर आप देखें M&M, इटर्नल, इंटरग्लोब, मारुति सुजुकी, लार्सन एंड ट्यूब्रो, HDFC बैंक, इन सब स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आपको दिखाई देगी। गेनिंग साइड पर हिंडाल्को, NTPC, कोल इंडिया ये हैं। और अगर आप F&O साइड पर देखेंगे तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 0.5% नीचे है। इन्फो एज, केन्स, स्विगी लेकर आई एक बार फिर 3.5% नीचे। ये बड़ी गिरावट इस समय इन स्टॉक्स में। वीरू ओके, चलिए अभी काम करते हैं। ये छोटी सी समरी आपने सुनी। मैं पैनल आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ और उससे फिर अगर आप देखें ट्रेड्स पिक करना शुरू करेंगे। सचिन जी और विकास जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़े हैं इस कार्यक्रम में और मानस और अमित इस पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। वीरू जी, फोकस वापस क्रूड ऑयल पे ही है एंड उसके वजह से मुझे लग रहा है वापस थोड़ी सी वोलेटिलिटी हो सकती है। ध्यान में यही रखना है कि मार्केट अभी भी थोड़े से नर्वस स्टांस पे है। हो सकता है कि ड्यूरिंग द डे 23,600 तक की भी एक डिप आ जाए। तो यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस को ही रिटेन करने की सलाह होगी। जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है क्रूड की, अगर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है तो आई थिंक ONGC के लिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर 280 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन इसने कल के सत्र में रिविजिट किया था, वहीं से एक अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आई थी। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन अभी डेली स्केल पे एग्जिबिट हुआ है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 302 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर ONGC में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 284 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक रेडार पे रहा है ऑन द शॉर्ट साइड वो रहा है इंडिगो का। काफी सारे पॉजिटिव्स यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में आ चुके हैं एंड वापस इसने अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटा है। जिस तरीके से डेटा है प्लस एक डोजी फॉर्मेशन कल कंफर्म हुई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है काउंटर में। तो यहाँ पर इंडिगो के फ्यूचर में फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। इसके फ्यूचर लगभग अराउंड 45-35 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहे। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 45-66 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशंस को 4400 के आसपास रिव्यू करना है। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में।
ओके, चलिए अब विकास जी के पास आ जाए। विकास जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखो ओवरऑल जो स्टॉक मैं रिकमेंड करूंगा दोनों भी बाय साइड में। पहले तो कोल इंडिया, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है इंट्राडे में, और मुझे लगता है यहाँ से 468 के इमीडिएट टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। 450 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी इंट्राडे में देखने मिल रहा है, तो 450 के स्टॉप लॉस से 468 के लिए कोल इंडिया को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। दूसरा भी मेरा बाय कॉल रहेगा हिंडाल्को। हिंडाल्को में एक फ्रेश ब्रेकआउट 2 दिन पहले देखने मिला था, वहां से वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। डेली वीकली दोनों फॉर्म में ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है 1040 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है हिंडाल्को में देखने मिल सकते हैं। नीचे में भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो यहाँ पे देखने मिलेगा वो 970 का है, तो 970 के स्टॉप लॉस से हिंडाल्को को बाय करना है 1040 के टारगेट। ओके, हिंडाल्को आपका बाय कॉल 984 पे। देखिए मेथड्स में और ये जो वैकल्पिक ऊर्जा वाली दूसरी कंपनियां हैं, अगर आप देखें तो उनमें अच्छा मूव आता है। हिंडाल्को, कोल इंडिया दोनों अच्छा कर रहा है। और जब कल क्रूड हल्का सा रिट्रेस हुआ था, कोल इंडिया उस वक्त डिप ले रहा था। कल कोल इंडिया अपने साथ शॉर्ट लेके गया था। ये क्रॉस कॉम्बिनेशन काम करता हुआ मार्केट में। इस बीच मानस, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? तो वीरेंद्र जी, पहले तो एचएएल पे खरीदारी करनी है। 52 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है तो उसमें खरीदारी करेंगे। 3925 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 3925 का, और 4200 के टारगेट सेट करेंगे। जो दूसरा स्टॉक है वो बंधन बैंक का है। बंधन बैंक में अगर आप देखें तो कल ही स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया था। आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, तो बंधन बैंक में 163 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 174 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं हम अमित जी के पास। अमित जी, आपकी दो ट्रेड्स। अनुज जी, पहला ट्रेड रहेगा वेदांता में, बाय कॉल रहेगा। यहाँ जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, काफी स्ट्रेंथ है सेक्टर में, स्ट्रेंथ है, और एक अच्छा पुलबैक वेदांता जनरेट कर रहा है। लगभग 736 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 725 का, और टारगेट्स रहेंगे 755 के वेदांता में। दूसरा स्टॉक रहेगा पावर सेक्टर से एनटीपीसी। लगभग 380 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 375 का, और टारगेट्स रहेंगे 390 रुपीज के। ओके, चलिए अब एक बताते हैं आपको। वापस एक बार निफ्टी आईटी लेकर आइए जरा एक बार, और आज आपको बताते हैं क्यों निफ्टी आईटी में आज फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वीरू, देखिए 1% नीचे। कल भी आपको याद होगा आईटी नहीं चला, पूरी मार्केट चली लेकिन आईटी नहीं चला, और आज भी अगर आप देखें तो आईटी ड्रैग कर रहा है। एंथ्रोपिक जो एआई कंपनी है जिसने सबसे ज़्यादा सरदर्द दिया है, एंथ्रोपिक ने एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है, और इस मॉडल का नाम है क्लाउड माइथोस प्रीव्यू। और कोटक का कहना है कि ये जो उनका बेंचमार्क मॉडल था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि ये काफ़ी क्रूशियल डेवलपमेंट है, और इससे कोडिंग का जो दायरा है वो भी आगे बढ़ रहा है। और इसमें ये रीज़न है कि इस वजह से ये जो आज आप गिरावट देख रहे हैं ये इस समय निफ्टी आईटी स्टॉक्स में आ रही है। करीब निफ्टी आईटी अब आप देखें स्क्रीन पर करीब 1.5% के करीब नीचे है। आलोक अग्रवाल जुड़े हैं क्या हमारे साथ? चलिए आलोक अग्रवाल से बात करेंगे। एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर हैं। आलोक, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं, आईटी पर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने लोअर लेवल से एक ठीक ठाक रिकवरी देखी है आईटी स्टॉक्स में, लेकिन क्या ये जो एआई का रिस्क है अभी भी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाला रिस्क है? और आपका क्या व्यू होगा? एज अ फंड मैनेजर आप आईटी में पोजीशंस ऐड कर रहे हैं या लाइटन कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज। यस, आईटी सेक्टर में हमने बाउंस बैक देखा था पिछले 1.5 महीने में, क्योंकि काफी गिर भी चुके थे। लेकिन इस सेक्टर पे व्यू हमारा पहले भी नेगेटिव था और अभी भी नेगेटिव है। प्राइमरीली जैसा आपने कहा, एआई की वजह से इनको डिस्ट्रप्शन जरूर है। जब एआई नहीं थी तो भी इनके सेक्टर ग्रोथ बहुत हाई नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक कंसिस्टेंटली आ जाते थे। लेकिन एआई के आने के बाद रेवेन्यू में भी इनको कंपटीशन है, मार्जिन्स में भी कंपटीशन है, तो ऐसे में इनके ग्रोथ नंबर्स की विजिबिलिटी काफी पुअर हो गई है। हालांकि स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, वैल्यूएशंस करेक्ट हुए हैं, बट जब तक ग्रोथ विजिबिलिटी वापस नहीं आएगी तब तक हमारा व्यू बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। अपने पोर्टफोलियो में हमारा व्यू काफी अंडरवेट, काफी पोजीशन भी काफी अंडरवेट है, और राइट नाउ ऐड तो नहीं कर रहे। ओके,
चलिए बात हो गई आईटी की। अब बैंक्स पर क्या हुआ आपका, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेन बैंकों में आई इस वॉर की वजह से। अब अगर सीज फायर हुआ, कल हमने बड़ी रैली देखी बैंक निफ्टी में, यहाँ पर क्या भी होगा आपका? बैंक्स क्योंकि एक लेवरेज्ड प्ले होते हैं, बिकॉज उनके जो ओवरऑल बुक वैल्यू होती है उससे ज्यादा का बिजनेस करते हैं, और साथ ही साथ जब भी डॉलर इंडेक्स और स्ट्रांग होता है बैंक्स को थोड़ी तकलीफ होती है, तो उस वजह से करेक्शन ज्यादा दिखे। लेकिन जो मेट्रिक हम ट्रैक कर रहे थे बैंक्स में, स्पेशली क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ, वो दोनों नंबर अब 12% के ऊपर सेटल करने लगे हैं। तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है बैंक्स के लिए। तो ऐसे समय में जब क्रेडिट ग्रोथ एंड डिपॉजिट ग्रोथ दोनों इंप्रूव कर रहे हो और बैंक्स में सेलिंग आ चुकी हो, तो रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव हो रहा है बैंक्स में। बट विद इन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स के बजाय पीएसयू बैंक्स पे हमारा व्यू ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि वहां रिस्क रिवॉर्ड काफी बेटर है, और जो स्मॉलर प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें भी व्यू काफी पॉजिटिव है। ओके, आईटी हो गया, बैंक हो गया। आलोक जी, आते हैं अभी दूसरी बास्केट्स पे जो शायद इस वॉर के दौरान सबसे प्रभावित रही, जिसमें एलएनटी सबसे ऊपर था, सबसे अगर आप देखें शीर्ष पे था। ये लाजमी भी है क्योंकि एक सब्सटेंशियल ऑर्डर बुक का चंक ये इनका मिडिल ईस्ट से आता है। पर आपका कैपिटल गुड्स पे व्यू क्या है इस वक्त, और कैपिटल गुड्स में आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है, और कितना परसेंट आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल गुड्स को? क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा अगर एलएनटी से नीचे ड्रिफ्ट हों तो कैपिटल गुड्स पे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एमएनसीज की, वहां पर आपका टेक क्या है? कैपिटल गुड स्पेस में जो पावर के वैल्यू चेन में आते हैं, स्पेशली एचवीडीसी लाइंस में, ट्रांसमिशन में, उस सेगमेंट में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। लेकिन ओवरऑल कैपिटल गुड स्पेस जो कि अगर बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट केपेक्स हो, वहां क्योंकि गवर्नमेंट केपेक्स बहुत स्पीड से नहीं बढ़ रही और वो प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि इस साल क्रूड के प्राइसेस बढ़ने से गवर्नमेंट फाइनेंसेस भी इंपैक्टेड होते हैं। तो बाकी सेगमेंट्स पे व्यू बहुत ही लिमिटेड पॉजिटिव है। लेकिन विद इन कैपिटल गुड्स जो पावर वैल्यू चेन, जैसे एचवीडीसी लाइन एंड ट्रांसमिशन मैंने कहा, उन सेगमेंट्स पे व्यू पॉजिटिव है। और अपने जो पर्टिकुलर कंपनी के लिए कहा, डेफिनेटली अगर उसकी एक्सपोजर मिडिल ईस्ट में ज्यादा रहेगी तो वो उस न्यूज के साथ काफी वॉलेटाइल रहेंगे, और उन सेगमेंट्स में हमारा एक्सपोजर काफी लिमिटेड है। बट पावर सेगमेंट में व्यू काफी पॉजिटिव। ओके, अच्छा आलोक जी, इस बार कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो शुरुआती कमेंट्स हैं उसमें कुछ निजी एजेंसियों के कि मॉनसून शायद उतना प्रभावशाली या फिर इतना अच्छा ना रहे, या फिर लॉन्ग टर्म एवरेज से थोड़ा सा डेविएट करे नेगेटिव साइड पे। प्लस आपकी जो ये अनसीजनल रेंज हैं उसने थोड़ा सा जो शुरुआती मार्च अप्रैल की बुआई थी उस पर इम्पैक्ट डाला है। कई जगह पर सर्वेज हो रहे हैं क्रॉप लॉसेस के। एफएमसीजी पे आपका टेक क्या है? ऐसे में क्या एक रीजनेबल मतलब पुल बैक की, रिवर्सल की गुंजाइश एफएमसीजी में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पिछले 3 साल से तो पैसा बना नहीं इस बास्केट में। यहाँ पर व्यू क्या रखेंगे इस बार आप? एफएमसीजी सेक्टर ने भले 3 साल उतने अच्छे नहीं किए, लेकिन उसके पहले के 8-10 साल उन्होंने बहुत अच्छा किया। और क्योंकि उनकी ग्रोथ रेट्स भले बहुत हाई ना हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट से काफी हाई थे। तो एज ऑफ नाउ अगर देखते हैं तो एफएमसीजी सेक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम है जो कि आईटी सेक्टर में है, कि ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत कम है, वैल्यूएशन काफी हाई है। ऐसे सेगमेंट में ये जरूर हो सकता है कि गिर के थोड़ी रिकवरी आ जाए, लेकिन कोई स्ट्रक्चरल मूव, कोई बड़ा मूव वो नजर नहीं आता है सेक्टर में। और अगर बाय चांस, जैसा आपने कहा कि अगर बारिश उतनी अच्छी ना रहे, उसके वजह से क्रॉप्स इंपैक्टेड रहे, तो उनको और नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। उसको ध्यान में नहीं रखते हुए भी अगर ग्रोथ नंबर्स देखें तो एफएमसीजी सेगमेंट में ग्रोथ नंबर्स अट्रैक्टिव नहीं है। बहुत काफी अदर सेगमेंट्स हैं जहां ग्रोथ नंबर्स थोड़े बेटर हो रहे हैं, तो उन सेगमेंट्स पे व्यू पॉजिटिव रहेगा। एफएमसीजी हम अवॉइड कर रहे हैं। ओके, एफएमसीजी अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पर, ये बात हो गई। अच्छा, एक सवाल मेरा अब रहेगा ऑटो और ऑटो एंसिलरी पर, क्योंकि एक बड़ी रैली हुई थी यहाँ पर, उसके बाद ये युद्ध हुआ और कहीं ना कहीं क्रूड की कीमतें बढ़ना और इन सब का एक प्रेशर, काफ़ी बड़ी गिरावट आई इनमें। आपने इस गिरावट में ऐड किया क्या ऑटो स्टॉक्स में? और विद इन ऑटोज कोई प्रेफर्ड सब सेगमेंट हो जो? ऑटो सेक्टर, इनके दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है। एक तो वॉर के वजह से अगर क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं, जो कि भले रिटेल प्राइसेस अभी नहीं बढ़े, बट जैसे जैसे रिटेल प्राइसेस बढ़ेंगे उनको उनकी डिमांड पे स्लाइट नेगेटिव इम्पैक्ट तो आता है। साथ ही साथ मेटल प्राइसेस बढ़ने से क्या वो पास ऑन कर पा रहे हैं? अगर हम उनके न्यू लॉन्चेस देखें तो न्यू लॉन्चेस के प्राइसेस कोई बहुत हायर नहीं है प्रीवियस लॉन्चेस से, काफी अग्रेसिव प्राइसिंग रह रही है।
जो ये दर्शाता है कि जो मेटल प्राइस है, जो इनके इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, वो पूरी तरह से पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर एज अ होल पे व्यू बड़ा पॉजिटिव बनाना मुश्किल है। लेकिन उस सेगमेंट के अंदर में कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो कि एसयूवी सेगमेंट में उनके लॉन्चेस काफी अच्छे हो, बोले वो डीजल में हो चाहे वो ईवीज में हो और ट्रैक्टर्स में हो, तो वो सेगमेंट में जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं उन सेगमेंट काइंड ऑफ कंपनीज में व्यू पॉजिटिव है। सिमिलरली कुछ बसेस और एसयूवी रिलेटेड कंपनीज हैं जो काफी अच्छे से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स कुछ जगह बेटर कर रहे हैं सेक्टर से, लेकिन ओवरऑल सेक्टर में हेडविंड ज्यादा है टेलविंड के बजाय। ओके, ओवर हेडविंड ज़्यादा टेलविंड की बजाय। अच्छा, एक जो ये ब्रेंट क्रूड ऊपर आया, इसका आपने कुछ एनालिसिस किया है क्या कि मैक्रो पर कितना इम्पैक्ट है, अर्निंग्स हिट कितना होगा अगर हम अज्यूम करें कि ये कुछ समय तक रहेंगे एलिवेटेड प्राइसेस? तो देखिए, अगर मैं बजट के नंबर्स को भी देखूं FY27 लगभग नंबर्स करीब $65 के आसपास में नंबर्स को एस्टिमेट किया गया था, और इंडिया रफली 5 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट करती है। भले ही ब्रेंट क्रूड का रेट इस पीरियड में एवरेज के आसपास अगर 100 भी मानते हैं, तो $35-40 करके अगर हमारा पर डे की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल बजट पे फ्यू बिलियन डॉलर्स का जरूर आता है। तो बजट हमारा एज इट इज डेफिसिट में होता है, और साथ ही साथ अगर ये खर्चा बढ़ जाए तो इसका ऑफसेटिंग इम्पैक्ट या तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के किया जाता है, और अगर फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ाना हो तो मोस्ट प्रोबेबली उसका इम्पैक्ट कुछ हद तक कैपेक्स में आ सकता है। तो यही देखना है कि एक तो ये हायर ब्रेंट क्रूड कब तक रहे। हमने देखा जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुई 15% जितना करीब करीब गिर गया ब्रेंट क्रूड। तो अगर ये वॉर रुक जाती है तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट सिर्फ 2-3 महीने रहे, जिससे ओवरऑल फिस्कल इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा। लेकिन ये बात तय है कि जैसे ब्रेंट क्रूड हायर बढ़ते हैं, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट से लेके फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ सारे इम्पैक्टेड है। अच्छा आलोक जी, आप लोग का डिप्लॉयमेंट डिफेंस में कितना है, और इस इनफैक्ट बीते एक साल में अप्रैल से उस अप्रिय घटना के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और फाइनली अगर आप देखें ये इस वॉर के दौरान आप लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट डिफेंस पे कितना बढ़ाया है? डिफेंस पे वीरेंद्र जी हमारा व्यू 10 साल के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। मैं अगर कुछ लिमिटेड लाइंस में कहूं तो ग्लोबली डिफेंस पे सारे कंट्रीज मिलके लगभग अपने जीडीपी का 2.5% खर्च करती हैं। क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, इसलिए ये खर्चा 2.5% से बढ़ेगा। साथ ही साथ जब यूएस ने अपना हाथ नेटो कंट्रीज के प्रोटेक्शन से खींचा है, तो उन कंट्रीज को भी अपने अपने खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। हम ऑलरेडी अनाउंसमेंट्स देख रहे हैं। तो ये जो 2.5% ऑफ जीडीपी खर्च हो रहे हैं, हमारा अनुमान है आने वाले सालों में ये नंबर करीब करीब 5% ऑफ जीडीपी तक चला जाएगा। हालांकि जब अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो कोल्ड वॉर के समय एवरेज में 6% ऑफ जीडीपी खर्च होती थे। तो अगले 5 से 10 साल में हमारा मानना है दैट ये जो ग्लोबली इंडिया में भी ये 2.5% ऑफ जीडीपी से बढ़ के 5-6% ऑफ जीडीपी हो सकते हैं। इसलिए जिस सेक्टर का व्यू पूरे 10 साल के लिए बहुत पॉजिटिव है। यस, इस बीच में उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, इसलिए हमारा व्यू और स्टांस दोनों पे बहुत पॉजिटिव है एंड ओवरवेट पोजीशंस है। बट यस, ये टैक्टिकल चेंज जरूर करते हैं कि जब ज्यादा बढ़ जाए तो कम भी जरूर कर देते हैं, और गिरावट में जरूर खरीद लेते हैं। तो एवरी डिप इस सेक्टर में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओके, एवरी डिप इस स्पेस में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा अपनी तरफ से यहाँ पर आपसे मैं, और वो है मेटल्स पे। मेटल्स में अभी भी स्ट्रेंथ कायम है, आई मीन अच्छी स्ट्रेंथ। कल भी लीड किया था इसने, अगर आप देखें परसों भी लीड किया था इस रिवर्सल को। मेटल्स पे आपका टेक क्या है? मेटल्स हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी पॉजिटिव है, और नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स 2-3 साल के लिए तो टॉप सेक्टरल बेट भी है। तो मेटल्स में जो खास बात देखने की होती है, 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। पहली कि वो मेटल डेफिसिट में है या नहीं है। अगर डेफिसिट में है तो उस मेटल के लिए पॉजिटिव है। डेफिसिट आती है 2 चीजों से, डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड उसकी इनइलास्टिक है, कहने का मतलब अगर थोड़े दाम बढ़ने पर उसकी डिमांड कम नहीं होती है, तो वो डिमांड इनइलास्टिक कहलाती है। और सिमिलरली अगर सप्लाई उसमें ज्यादा बढ़ ना सके, तो ये तीनों चीजें अगर हम देखें तो नॉन फेरस मेटल्स में काफी हद तक फिट होती है। स्पेशली कमोडिटीज जो हमारे सोलर पैनल्स में जा रहे हों, ईवीज में जा रहे हों, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सेमीकंडक्टर, चिप्स सब जगह जा रहे हों।
तो कमोडिटीज लाइक सिल्वर हो, कॉपर है, कुछ हद तक अभी एल्यूमिनियम में भी काफी हद तक डेफिसिट आ गई है और सप्लाई बढ़ाना मुश्किल है। तो उन सेगमेंट्स में व्यू काफी पॉजिटिव है। एंड नॉन फेरस साइड में स्लोली एंड स्टेडीली हम देख रहे हैं कि उसमें भी डेफिसिट की पोजीशन आ रही है, लेकिन नॉन फेरस साइड में व्यू ज्यादा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल मेटल सेक्टर एक टॉप सेक्टोरल बेट है हमारे लिए ऑन द ओवरवेट साइड, और नेक्स्ट 2-3 साल के लिए उसका व्यू काफी पॉजिटिव है। और राइट, आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपना व्यू सामने रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बॉश की बिग डील की। जी हाँ, ये न्यूज़ सबसे पहले विवेक ने, आपको याद होगा, पहले भी ब्रेक की थी, अब ये ऑफिशियल हुई। इस न्यूज़ को दोबारा समझ लेते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। आज तो शायद ऊपर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन ओवरऑल क्या इम्पैक्ट रहेगा, विवेक से समझते हैं। विवेक, गुड मॉर्निंग। वेल, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप बुलाने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉश ने किया क्या है। जनरली आप जब भी कोई भी एमएनसी के बारे में बात करते हैं, वो जनरली उनका जो प्रॉफिटेबल आर्म होता है उसको डीमर्ज करके डीलिस्ट कर देते हैं और वो प्राइवेट कर देते हैं और लिस्टेड एंटिटी से बाहर निकालते हैं। बट फॉर अ चेंज एक बहुत अच्छा चीज किया है बॉश ने एक अनलिस्टेड एंटिटी को उसके लिस्टेड आर्म के अंदर डाला है। तो एक सिस्टर एंटिटी था बॉश का जिसका नाम है बॉश चैसी सिस्टम। बॉश चैसी सिस्टम करता क्या है, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम बनाता है। और ये क्यों स्ट्रीट इतना पॉजिटिव है इसको लेके, क्योंकि याद रखिए इंडियन गवर्नमेंट जो है ABS नॉर्म्स जल्द ला रहा है। शायद थोड़ा डिले हो सकता है, बट ये एक बहुत हाई ग्रोथ सेगमेंट है। इंडिया में अभी के लिए सिर्फ 3 ही प्लेयर है। बॉश जो सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर है, 60% के ऊपर मार्केट शेयर है बॉश का जो प्रोडक्ट्स है। उसके बाद एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी है, उसके बाद ZF CV सिस्टम है। तो अभी हम कंपनी के बारे में समझते हैं। अब हम समझते हैं डील के बारे में और ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं। तो डील जो है, बॉश इंडिया अक्वायर कर रहा है बॉश चैसी सिस्टम को 9,000 करोड़ के ऊपर, जस्ट अराउंड 9,070 करोड़ में। तो इसका वैल्यूएशन आता है 10.6 टाइम्स EV टू EBITDA FY25 बेसिस पे। तो हम क्यों इतना पॉजिटिव हो रहे हैं ये पर्टिकुलर नंबर को लेके, क्योंकि आप अगर देखोगे स्ट्रीट जो है, अगर आप एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो ऑलमोस्ट 21.5 टाइम्स देता है, और ZF CV जो है, ZF कमर्शियल व्हीकल, उसको देता है 40 टाइम के ऊपर। तो डील जो है वो फंड होगा बोथ कैश एज वेल एज इक्विटी कंपोनेंट से। कैश कंपोनेंट काफी ज्यादा है, 9,000 करोड़ के ऊपर कैश कंपोनेंट है, तो बहुत कम इक्विटी कंपोनेंट है। बट अगेन प्रमोटर एंटिटी, पेरेंट एंटिटी जो है वो थोड़ा सा स्टेक बढ़ा के लेगा। अगेन दैट इज पॉजिटिव एट 35,200 रुपए शेयर पे। डील एक्सपेक्ट कर रहा है बॉश की फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ में क्लोज कर देगा। और रिमेंबर, जैसा हमने बोला था, ये पर्टिकुलर एक्विजिशन जो है, बॉश का जो पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी है जो इतना हाई ग्रोथ नहीं है, वो उसको कंबाइन कर देगा एक एक्सपेक्टेड हाई ग्रोथ सेगमेंट के साथ जो है ABS टेक्नोलॉजी। सो अगेन स्ट्रीट इज वेरी पॉजिटिव। अभी ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं, UBS जो है, UBS कह रहा है ये जो ट्रांजैक्शन है वो ज्यादा करके कैश से फंड हो जा रहा है। एक्विजिशन जो है वैल्यू एक्रीटिव है डे 1 से, EPS एज वेल एज रिटर्न रेशियो स्टैंड पॉइंट से। इम्प्लाइड मल्टीपल जो है मीनिंगफुली लोअर है कंपेयर टू एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। अब आते हैं मोतीलाल ओसवाल क्या कह रहा है। मोतीलाल ओसवाल कह रहा है एक्विजिशन इज रिवॉर्डिंग फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव है। एक हेल्थी फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, 17% रेवेन्यू कैगर है FY23 से FY25 के बीच, और 650 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। 6.5% का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है 3 साल में। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY25 के बेस पे EPS एक्रीशन जो होगा वो 5% का होगा। तो ओवरऑल ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है बॉश को लेके। स्टॉक आज 2% ऊपर है, बट व्यूअर्स को एक चीज याद रखना चाहिए कि स्टॉक का पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 20 से 22% ऑलरेडी चल चुका है। बट डिस्पाइट दैट ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और स्टॉक का ब्रोकरेजेस काफी बुलिश भी है बॉश को लेके। शुक्रिया विवेक इस पूरी चर्चा के लिए, इस पूरी डील को समझाने के लिए, और हाउस व्यूज इस डील के बाद बॉश पे क्या है उसको बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बॉश अभी भी आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे, प्लीज रखिएगा एक बार इंटरव्यू चार्ट। फिर चलते हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जी के पास, उनसे एक व्यू लेंगे। बॉश करीब 2% ऊपर। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, टर्बुलेंस तो है, और आई थिंक कल की शार्पनेस के बाद, बड़े मूव के बाद कुछ स्टेट्समेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो थोड़ी सी टर्बुलेंस लेके आ रहे हैं। थोड़ा मार्केट स्केप्टिकल भी है, बट आपके ट्रेड व्यू में इस वक्त किन किन स्टॉक्स पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीवन। तो देखिए, थोड़ा टर्बुलेंस आ ही सकता था क्योंकि मार्केट काफी चल चुका था। कल के दिन में जो मार्केट की रैली थी वो थोड़ी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस थी। 24,000 के लेवल्स हिट कर लिए थे। थोड़ा करेक्शन आ सकता है, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 23,800 700 अभी आने वाले 2 दिन के लिए, यानी कि अप टू फ्राइडे, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स बने रहेंगे, और यहाँ से वापस एक रिकवरी देखने मिल सकती है।
ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो मार्केट है वो अपने एंटायर फॉल के 50% को रिट्रेस कर सकता है, विच कम्स टू 24,300 और 400। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ये एक व्यू बना हुआ है मार्केट के ऊपर। स्टॉक्स की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे आप डिस्कशन कर रहे थे कि डिफेंस, फेरस, इन मेटल्स, फेरस मेटल्स, तो ये सेक्टर में एक स्पेसिफिक अच्छी तेजी बनी है। और इस बार के ओवरऑल हम जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो कंपैरिजन करते हैं सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है डिफेंस सेक्टर। तो यहाँ पे हमें लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में एक लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। 440 के करीब ट्रेड कर रहा है और ग्रेजुअली हमें लगता है ये स्टॉक 465 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 440 का स्टॉप लॉस, सॉरी 430 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 440 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी अच्छा ही लग रहा है, लेकिन वो अभी आज के दिन में काफी चल चुका है, तो कोई करेक्शन आए तो उसमें फोकस करना चाहिए। एक मैसिव ब्रेकआउट में जो स्टॉक गया है वीरेंद्र, वो है एमटीआर और एमटार, सॉरी। तो एमटार काफी जोर से चला है और मुझे लगता है कि इसमें जो परफॉर्मेंस है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक शायद 5,000 के लेवल्स दिखा सकता है। बट फेरस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे हिंडाल्को हमें करंट लेवल से अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा एक फ्लैग फॉर्मेशन बनाया है, उसमें से ये करेक्शन देके बाहर निकला है। ये स्टॉक कम से कम 1020 तक जा सकता है। 975 के स्टॉप लॉस के साथ हिंडाल्को को भी खरीदना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आप श्रीकांत, ये सारी की सारी ट्रेड्स हमारे सामने रखने के लिए। और मार्केट अब ठीक है, डे लो से थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। 23,759 के लो तक गए, 23,759 का लो था, वहाँ से अब थोड़ी सी रिकवरी आई है। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। अगर सेकंड राउंड ऑफ बाइंग शुरू हुई है तो 23,750 के जस्ट ऊपर शुरू हुई है, लेकिन वॉलेटाइल बहुत है और एडवांस डिक्लाइन में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई है। इनफैक्ट मिड कैप वापस ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है और एडवांस डिक्लाइन लेकर आई है वापस एक बार, जो ऑलमोस्ट क्रिस क्रॉस हो गया था और काफ़ी वापस डिक्लाइंस के फेवर में हो गया था। दोबारा कोशिश हो रही है एक बार एडवांसेस को, डिक्लाइंस को ओवरटेक करने की और मिड कैप वापस ग्रीन में आने की कोशिश करें। एक बार स्मॉल कैप भी दिखा दीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ रही है और स्मॉल कैप देखिए ऑलरेडी ग्रीन में आ चुका है। चलिए इस शो को समेटेंगे और आपके सवालों का जवाब देकर कंचन और श्रेया तैयार है ट्रेडर्स हॉटलाइन।